प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात जारी है। आज बारी थी यूपी और उत्तराखंड के 40 सांसदों की। दोनों राज्यों में चुनाव से पहले ये मुलाकात बेहद अहम है। पीएम मोदी सांसदों को जन कल्याण की योजनाओं पर नजर रखने, संसद में अपनी भूमिका निभाने का मंत्र दे रहे हैं। कल पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के सांसदों से मुलाकात की। शीतकालीन सत्र के दौरान पीएम मोदी अब तक 3 राज्यों के सांसदों से नाश्ते पर मिल चुके हैं। तो अब तक 3 राज्यों के सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो चुकी है। कल मध्य प्रदेश के सांसदों से उनकी मुलाकात हुई थी और किस तरीके की रणनीति रहने वाली है उस पर जाहिर तौर पर बात हुई होगी। जन कल्याण की योजनाओं पर ध्यान देने का मंत्र भी दिया गया और साथ ही साथ एक बात जो बीजेपी की तरफ से बार बार कही जाती है कि जो भी हमने काम किया है वो जनता तक पहुंचाना, वो उन्हें बताना कि किस तरीके से उनके जीवन के लिए हम काम कर रहे हैं या विकास के लिए हम काम कर रहे हैं। ये बात जनता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभानी होगी। चुनाव से पहले 40 सांसदों से इसी बाबत वो मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात में राज्यों में चुनाव पर बातचीत होगी, रणनीति के लिए बताया जाएगा और ये मंत्र भी दिया जाएगा कि जनता सबसे ऊपर है, इसलिए जनता तक बीत जाएं, जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिशन यूपी पर भी हैं। 18 दिसंबर को शाहजहांपुर वो जाने वाले हैं, जहां गंगा एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखेंगे। 21 दिसंबर को प्रयागराज में महिला कर्मियों के साथ उनका कार्यक्रम होने वाला है। 23 दिसंबर वो तारीख होगी जब वाराणसी यानी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने के लिए। 28 दिसंबर को वो कानपुर में होंगे और मेट्रो का लोकार्पण वहां पर होगा। ये तमाम कार्यक्रम यूपी में रहने वाले हैं। तो मिशन यूपी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 तारीख से सबसे पहले गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखने के लिए वो पहुंचेंगे शाहजहांपुर और समापन 28 दिसंबर को जब वो कानपुर में होंगे और मेट्रो का लोकार्पण करेंगे उससे होगा। यूपी उत्तराखंड के सांसदों से देखिए इस बीच नाश्ते पर मुलाकात और सबसे बड़ा संदेश यहां पर यही दिया जा रहा है सांसदों को कि पहली बात अपने अपने जो आपका क्षेत्र है वहां जाएं, वहां की जनता की जो समस्या है उसको सीधे तौर पर सुने और जो योजना जो कार्य आपने किया वो जनता तक पहुंचाना है, क्योंकि फैसला जनता के हाथों में ही है। इसलिए जनता तक रीच होनी, पहुंच होनी बहुत जरूरी है। तो यूपी चुनावों के लिए प्रधानमंत्री मोदी राज्य में तूफानी सुनामी की रफ्तार से प्रचार करने के लिए उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के अंदर यूपी के 4 दौरे करने वाले हैं। पीएम प्रयागराज से लेकर वाराणसी, कानपुर तक जाएंगे और आज वाराणसी में मेयर अधिवेशन को संबोधित भी करेंगे। घाट पर दिव्य गंगा आरती और सामने गंगा की लहरों पर रंग बिरंगी रोशनी में नावों और क्रूज की अटखेलियां। ये दिव्य दृश्य वाराणसी का है, जहां गंगा आरती देखने के लिए कल पहुंचे थे देश भर से 150 हाई प्रोफाइल मेहमान। जी हां, मुख्यमंत्री सम्मेलन की तर्ज पर आज वाराणसी में महापौर सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से करीब 150 मेयर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। ये सभी मेयर कल शाम गंगा आरती में पहुंचे, जहां घाट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन की पूर्व संध्या पर सभी मेयरों ने दिव्य काशी और भव्य काशी को क्रूज से देखा। काशी के वैभव को देखकर मेयर अभिभूत नजर आए। जी, आज पहली बार हमारे आदरणीय प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस बनारस काशी की ये जो काया पलट देखकर आज खरे हृदय से बहुत बहुत अंदर से खुशी होती है कि एकदम नया सा लगता है। इस तौर पर मैं गुजरात की ओर से और सूरत शहर की ओर से हमारे प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार बनारस आई हूँ और मैंने देखा, और जैसे जैसे हम लोग रास्ते में से आ रहे थे तो बहुत ही कलरफुल बनारस जो है वो बना दिया गया है और हर जगह लाइटनिंग, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की लाइट्स लगी हुई हैं, डेकोरेटिव लाइट्स अलग अलग लगी हुई हैं, अलग जहां पर भी टेंपल हैं या ट्रीज हैं उनको अच्छी तरह से डेकोरेट कर रखा है। वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का शुभारंभ पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे। इससे देश के 4,800 स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, पार्षद और अधिकारी भी वर्चुअली जुड़ेंगे।
प्रातः 10:30 बजे ये सम्मेलन टीएफसी में आरंभ होगा और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी इसमें उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण पर दिव्य काशी भव्य काशी के नाम से शुरू हुए कार्यक्रम का हिस्सा हो चुका है। इस कड़ी में बीजेपी मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो चुका है। अगले महीने तक अभी और भी कई बड़े आयोजन होंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। इस वक्त कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, यहाँ पर देखिए चाचा भतीजे अब साथ आ रहे हैं और उसको लेकर भी यहाँ पर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ाएंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ मंथन का दौर हम देख रहे हैं और यूपी का दौरा 18 से 28 दिसंबर के बीच 4 बार यूपी जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये एक अलग उनकी रणनीति बन रही है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव को लेकर, क्योंकि वो शिवपाल के साथ आ गए, तो वो अलग रणनीति चल रही है। आपके साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं, अगर तो उनसे बात कीजिए किस तरीके से इन दोनों घटनाओं पर वो जवाब देंगे। बिल्कुल अर्पिता, हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और प्रधानमंत्री की मीटिंग है सांसदों के साथ। आज अमित शाह हैं और साथ साथ बड़ा गठबंधन जो है अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का हुआ है। तो सर, स्वागत है आज तक। प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में हैं। अभी आने वाले 10 दिनों में 4 दौरे हैं और आज सांसदों से मिल रहे हैं। क्या है पूरा एजेंडा? उत्तर प्रदेश के काशी के माननीय सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में उनका आगमन हो रहा है। ये तो उत्तर प्रदेश के हर कार्यकर्ता को नव ऊर्जा का संचार करने वाला विषय रहता है। और जहां तक माननीय सांसदों के साथ बैठने का कार्यक्रम है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जब भी सत्र होता है माननीय सांसदों के साथ बैठते हैं, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं, उनके भी सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं और जो आगे पार्टी को मजबूत बनाने के लिए करना होता है उसके लिए जो आवश्यक निर्देश देना होता है वो देते हैं। लेकिन वो आप बुलाए हैं, बैठक हो रही, हर सांसद के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला है। सांसद को बहुत शक्ति मिलने वाली है। सांसदों को शक्ति मिलेगी, लेकिन शक्ति तो इस वक्त अखिलेश यादव को मिल रही है। चाचा भतीजे एक हो गए हैं, दोनों ने कह दिया है कि गठबंधन हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? चाचा भतीजे एक रह करके लड़े हैं, उनको हम लोग 2014 और 2017 में हराने का काम किया है। बुआ भतीजे एक हो गए थे, तब उनको हराने का काम किया है। ये सारी जितनी अपनी कहीं बिखरे हों, एक हो, मुझसे उससे भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर किसी भी गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनके और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के बल पर, केंद्र प्रदेश सरकार के माध्यम से किए गए काम के बल पर हम 2022 का चुनाव फिर से 300 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। इसको लेकर के किसी को कोई भ्रम नहीं है। जनता भाजपा के साथ है, कार्यकर्ता उत्साह से भरा हुआ है। सरकार के जो गरीब कल्याण के, किसान कल्याण के, गांव के विकास के काम है उसका बहुत व्यापक प्रभाव है। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष कार्यकर्ता विहीन है। उसके पास गुंडे, अपराधी, माफिया होंगे, उसके पास जातिवादी होंगे, उसके पास भ्रष्टाचारी होंगे, लेकिन भाजपा के पास तो जैसे कहते हैं ना कि ऐसे कार्यकर्ता है जो तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। लेकिन जिस तरीके से आज अमित शाह हैं लखनऊ में, आप लोग भी तो गठबंधन के लिए आतुर हैं, लगातार छोटे दलों को कर रहे हैं। आपका भी तो गठबंधन उनके साथ। तो हमारा गठबंधन, 2 ही पार्टी हमारे गठबंधन का भी हिस्सा है। एक अपना दल है, दूसरा निषाद पार्टी है। और निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आज रैली है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश को बहुत निकट से जानते समझते हैं और उस रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो यह तो अब चुनाव का समय है। हमारे पास में बड़ा गठबंधन समाजवादी पार्टी ने बना लिया है, क्षेत्रीय और छोटे दलों का। शिवपाल यादव हैं, कृष्णा पटेल हैं, केशव देव मौर्य हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं। तो आपको लग नहीं रहा उनका गुलदस्ता बड़ा है और वो इस बार आपसे सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। अभिषेक जी, आपको लगता होगा। वो तो किसी बूथ पे लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जहां कुछ गुंडे अपराधी हैं अभी धमकाना शुरू कर दिए हैं लोगों को। तो जब धमकाते हैं तो उनके जो 2-4 वोट मिलने वाले थे, तो मुझे लग रहा है बूथ में खाली 0 में न मिल जाए उनको नंबर। स्थिति भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के सामने 2022 के चुनाव में मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।
केवल आप सब मेरे मीडिया के मित्र हो, दिखा देते हो। अब चाचा भतीजे मिले, ये कौन सी खबर है? कोई खबर नहीं है। ये चाचा भतीजे पिछले 6 साल से अलग थे, कहा जा रहा था कि परिवार एक होगा, परिवार एक हो रहा है तो इनकी मजबूती भी तो बढ़ रही है। नहीं, कोई खबर नहीं है। ये खबर को आप खबर बना दे रहे हो, मैं नहीं जानता हूँ क्यों खबर बना रहे हो आप लोग। लेकिन इस सपा समाजवादी श्री मुलायम सिंह यादव जी भी या शिवपाल जी भी या उनके दूसरे चाचा प्रोफेसर वह भी और अखिलेश जी भी, सारा परिवार एकजुट था, तब हराए कि नहीं 2014 में? मतलब एक जल्दी से सवाल अगर केशव प्रसाद मौर्य से आप पूछें, गुलदस्ता का जिक्र आपने किया जिसमें समाजवादी पार्टी कई क्षेत्रीय पार्टियों को अपने साथ ला रही है, यहां पर भी उन्होंने जिक्र किया 2 पार्टी बीजेपी के साथ क्षेत्रीय मौजूद हैं, तो इस गुलदस्ते में कितनी सीटें आपको लग रहा है ये देने वाले हैं अपने जो और इनके गठबंधन के लोग हैं जो इनके साथ हैं, कितनी सीटों? क्योंकि क्या खींचतान, क्योंकि अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि हम पूरा सम्मान देंगे, क्या इतना ही सम्मान बीजेपी भी करने वाली है? एक सवाल बिल्कुल बिल्कुल अर्पिता, मैं वही सवाल पूछ रहा हूं इनसे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपके गुलदस्ते में 2 लोग हैं, बड़ा गुलदस्ता अखिलेश यादव का है जो दिख रहा है, तो सीट शेयरिंग क्या होगा? क्या उन सीटों की, उन लोगों की भी डिमांड ज्यादा है, इस बार अपना दल भी ज्यादा सीटें मांग रही है, तो क्या इनको संतुष्ट कर पाएंगे आप इनकी सीटों के हिसाब से, और जो आपके गुलदस्ते में और लोग बढ़ेंगे क्या? भारतीय जनता पार्टी जो गुलदस्ता है, आप गिनती करिए, समाजवादी पार्टी में कौन है जो कभी विधानसभा का मुंह नहीं देखे हैं, जिनके संगठन का कोई आता पता नहीं है, आप उनको जोड़ करके ऐसा बता देते हो कि जैसे लग रहा है कि वो कोई बहुत बड़ा राजनीतिक दल है। आप लोगों ने भी तो 2014 में ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा। जिनको भाजपा के साथ जो जुड़ते हैं वो लोहा होता है तो सोना हो जाता है, और सपा बसपा कांग्रेस के साथ जो जुड़ेगा सोना होगा तो मिट्टी हो जाएगा। अब कोई उनके पास सोना चांदी ऐसे नहीं है एक संगठन जो उनके गठबंधन में है, जो बड़े मजबूत संगठन है। लेकिन एक चीज दिख रही है, आखिरी सवाल, कि प्रधानमंत्री को बड़े कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, एक तरीके से कमान उन्होंने अपने हाथ में ले रखी है। लगातार अगर देख ले तो 6-7 कार्यक्रम वो पूर्वांचल में कर चुके हैं, अगले 10 दिन में 4 बड़े कार्यक्रम है, तो बीजेपी भी तो कहीं इस गठबंधन से हिली हुई है, उसको लगता है कि इस बार का मुकाबला जो है वो खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी कोई हिली हुई नहीं है। अखिलेश यादव जी के पास या और किसी पार्टी के पास कोई है क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा चेहरा, माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता उनके पास कोई है क्या ऐसा? हमारे पास है। हम इस प्रकार इस मामले में सक्षम है, जनता उनको सुनना चाहती, देखना चाहती है, और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम हम कर ले रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के पास कौन है? बसपा के पास कौन है? कांग्रेस के पास कौन है? कोई नहीं है, अकाल है वहां पर। हमारे पास नेता है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास जनता है, तो हमारे कार्यक्रम होते हैं तो ऐतिहासिक कार्यक्रम होते हैं। उनके कार्यक्रम में भीड़ नहीं आती है, उनके यहाँ खाली कुर्सियां रह जाती हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारे अखिलेश यादव बड़ी जीत। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। 2014, 2017, 2019 तीनों चुनाव में उनका दावा था हम जीत रहे हैं। इस बार भी दावा करते रहे जब तक वोटों की गिनती नहीं हो जा रही है। जिस दिन गिनती हो जाएगी विदेश यात्रा पे जाएंगे। तो अर्पिता, साफ तौर पर आपने सुना क्या कहा है केशव मौर्य ने। ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए कुल मिलाकर यहां बीजेपी की अपनी रणनीति बन रही है, इसलिए सांसदों को वो मंत्र दिया जा रहा है जिससे उनको जीत हासिल हो पाए। इधर देखिए बीजेपी चुनावी रणनीति को धार देने चाह रही है, तो उधर चाचा भतीजा गिले शिकवे अब दूर कर रहे हैं। बात अखिलेश और शिवपाल की कर रही हूं। अखिलेश और शिवपाल मिले तो भतीजे ने पैर छुए और चाचा ने आशीर्वाद दिया, और अब इससे परिवार फिर साथ साथ से जोड़ रहा है, यानी एक बार फिर से हम साथ साथ हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि पहले से इन लोगों का जो इतना बड़ा गठबंधन था, बीएसपी और समाजवादी पार्टी से गठबंधन बड़ा नहीं हो सकता। अब वो गठबंधन जब धराशायी हो गया, सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी कोई कमजोर गठबंधन नहीं था, वो धराशायी हो गया। तो छोटे मोटे गठबंधन की बात करके आप तुलना क्यों कर रहे हैं? मैं समझता हूँ बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है, इन सबका मुकाबला आपस में है। ये तो भाई भाई हैं, तो मिलेंगे नहीं तो क्या होगा? बीजेपी के और कौन काम है? बीजेपी का काम है झूठ बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो। दुनिया में झूठ बोलने वाला नेता है जितना, वो भाजपा में है। माननीय अखिलेश यादव के ऊपर, मुलायम सिंह यादव के ऊपर उंगली उठाने से पहले वो अपनी तरफ झांक के देखें। चाचा भतीजे की जो नूरा कुश्ती है, ये बहुत दिन से देख रहे हैं और हर चुनाव में देखा है। 2017 हो, 2019 हो, ये कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती होते, कभी आते हैं कभी जाते हैं। इससे उनको कुछ लगता होगा फायदा मिलता है, मगर हमें जो दिखता है कोई फायदा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को किसी चीज से कोई घबराहट नहीं है, कोई आए या जाए,
समाजवादी पार्टी के गठबंधन में इन्होंने प्रयास कर चुके हैं, कांग्रेस से कर चुके हैं, फिर उन्होंने मायावती जी के साथ करा जिसको महागठबंधन कहा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी अपने जो उनकी केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री उनकी जनता से है और मोदी जी और योगी जी का करिश्मा है और उसके आधार पे वो चुनाव जीतती है और इसलिए फिर से हम जीतेंगे। मैं तो ये कहता हूं अखिलेश जी एक दफे सोनिया गांधी तक की भी चले जाए और उनके साथ भी गठबंधन करवा लें। इससे बात स्पष्ट होती है कि समाजवादी अपने फिर पुराने रास्ते पर चलने को तैयार है और जिस तरह से शिवपाल यादव जी बाहर गए थे या फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो तमाम चीज़ें एक तरह से गलत साबित हो रही हैं और फिर सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उन तमाम चीज़ों को समाजवादी पार्टी फिर से एकजुट कर रही है। अमेरिका और ब्रिटेन पर महामारी डबल अटैक कर रही है। इन दोनों ही मुल्कों में एक तरफ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तांडव मचा रहा है। इस बीच WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन सब जगह है, बस पहचान करना बाकी है। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार दुनिया को आगाह कर रहा है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बहुत तेज है और अब यही वजह है कि ओमिक्रॉन अब दुनिया के 77 देशों में फैल चुका है। आशंका ये भी है कि ओमिक्रॉन अब हर जगह मौजूद है, बस उसकी पहचान होना बाकी है। 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Surely, we have learned by now that we underestimate this virus at our peril. अमेरिका और ब्रिटेन में तो ओमिक्रॉन की दहशत के बीच कोरोना के केस भी भयंकर बढ़ रहे हैं। कोरोना ने ब्रिटेन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो अमेरिका में एक दिन में कोविड के केस दोगुने हो गए हैं। ब्रिटेन में बुधवार को 78,000 से ज्यादा कोरोना केस आए हैं। ब्रिटेन में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से अधिक की आबादी कोरोना की चपेट में आ चुकी है। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में एकमात्र देश है जहां ओमिक्रॉन से मरीज की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मौत का कुल आंकड़ा 8 लाख से अधिक हो गया है। ये संख्या दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ सोमवार को संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 5 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना के नए केस डराने लगे हैं। यहाँ बुधवार को एक दिन में 26,976 केस सामने आए हैं। इससे पहले यहाँ तीसरी लहर के दौरान जुलाई में 26,485 संक्रमित मिले। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पहली बार मिला था। नया वेरिएंट भी तेजी से फैल रहा है। आज तक ब्यूरो। ओमिक्रॉन के आने से थर्राया टूरिज्म सेक्टर फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने लगा है। ओमिक्रॉन की वजह से बुकिंग कैंसिल कराने का ट्रेंड अब उल्टा हो गया है। इसके संक्रमण की कम रफ्तार को देखते हुए लोगों ने फिर से अपने न्यू ईयर और क्रिसमस प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया है। फेस्टिव और वेडिंग सीजन के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब क्रिसमस से न्यू ईयर तक टूरिज्म के बहाने देश की इकोनॉमी को जोरदार बूस्ट मिलने वाला है। कभी रिवेंज टूरिज्म, कभी त्योहारों और कभी हनीमून कपल्स के बहाने पटरी पर लौट रहा टूरिज्म सेक्टर नए साल की मस्ती में डूबने को बेकरार है। इस बार ज्यादातर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के लिए एडवांस बुकिंग में 400% की बढ़ोतरी दिख रही है। दिसंबर में डोमेस्टिक एयरफेयर में 30% बढ़ोतरी के बावजूद क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए एडवांस बुकिंग में 4 गुना तक इजाफा हुआ है। यही नहीं, शादियों की वजह से भी पिछले साल के मुकाबले इस बार नवंबर-दिसंबर में प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन की बुकिंग 100% तक ज्यादा रही है। इस बढ़ोतरी की बेहतरीन मिसाल विकी कौशल और कटरीना की शाही शादी रही है। इस शादी की वजह से रणथंभौर में टूरिस्ट की आवाजाही में जबरदस्त इजाफा हुआ है।
उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। पहले भी वैसे फ़र्क पड़ा हुआ था, क्योंकि पास में ही यहीं पे यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर रणथंभौर सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रिसोर्ट वगैरह भी है। लेकिन इससे ये जो कि 6 सेंस फोर्ट बरवाड़ा है, इसमें कैटरीना विकी की शादी है, उसकी वजह से भी काफ़ी टूरिज़्म अलग अलग अनेक जगह से लोग आ रहे हैं, इसलिए इसे काफ़ी प्रभाव पड़ा है टूरिज़्म पर भी। जाहिर है शादी के बाद भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में घूमने का पसंदीदा मौसम होने और नए साल में देश से बाहर जाने का मौका न मिलने से भी इसे फायदा मिलेगा। इंटरनेशनल उड़ानों पर 31 जनवरी तक रोक बढ़ने से लोगों के पास अब देश के टूरिस्ट स्पॉट्स में ही नया साल मनाने के विकल्प बचे हैं। इसके असर से गुलमर्ग, गोवा, उदयपुर, जयपुर, मसूरी, शिमला, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश और पोर्ट ब्लेयर के लिए बुकिंग में तेजी आई है। गुलमर्ग के होटल्स तो पूरी तरह बुक हो चुके हैं। पहलगाम में 80% बुकिंग हो गई है। श्रीनगर में करीब 60% हाउस बोट बुक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर आने वाले सैलानियों में ज्यादातर परिवार होते हैं, लेकिन परिवार में हर उम्र के सदस्यों के शामिल होने से अब यहाँ पर टूरिज्म के हर विकल्प को देने की कोशिश की जा रही है। हमारे पास फिर मैं यही कहूँगा कि एडवेंचर टूरिज्म के सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं मैक्सिमम हमारे पास, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो, राफ्टिंग हो, स्कीइंग के लिए भी हम आगे कोशिश करेंगे। जब बर्फ एक बार शुरू होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जिस तरीके से एडवेंचरस टूरिज्म का हब होने जा रहा है जम्मू, आगे आने वाले टाइम में इस तरीके की एक्टिविटी होती रहेंगी और वो परमानेंट फीचर्स होने जा रहे हैं। हालांकि इसके पहले दिवाली के दौरान कुछ देशों में टूरिज्म खुलने से सैलानियों ने वहां का रुख करना शुरू कर दिया था। इनमें दक्षिण अफ्रीका जाने वाले टूरिस्ट्स की तादाद सबसे ज्यादा थी, लेकिन अब वहीं पर ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलने से अंतर्राष्ट्रीय ट्रिप्स को कैंसिल करके लोग देश में ही नया साल मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसे में टूरिस्ट स्पॉट सावधानी बरतने को एकदम तैयार हैं। सब लोगों के पास सैनिटाइजर है, सब लोगों ने अपने सैनिटाइजर पॉकेट में ही रखे होते हैं। सारा स्टाफ, टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी की पूरी इससे रेडी है। कहीं से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, गुजरात से आते हैं, कहीं से भी टूरिस्ट आता है, हमें मास्क पहन के रखना पड़ता है और अपनी साफ सफाई वगैरह रखना पड़ती है सर। यानी कोरोना में सैलानियों का सावधानी से स्वागत करने के लिए टूरिस्ट प्लेस भी तैयार हैं, लेकिन लोगों को खुद भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है, जिससे घूमने का ये मजा किसी सजा में न तब्दील हो जाए। आज तक ब्यूरो। आज भोपाल के बैरागढ़ मुक्तिधाम में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुक्तिधाम पर वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। यहां परिजनों के बैठने की अलग व्यवस्था की गई है, जबकि आम लोग बैरिकेड की दूसरी तरफ से उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कुल्लू में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में वरुण अकेले वो शख्स थे जिन्होंने जिंदगी की लड़ाई लड़ी। अस्पताल में भर्ती रहे, 45% तक वो जल गए थे। जिंदगी की एक लंबी लड़ाई उन्होंने 8 दिन तक तकरीबन लड़ी। उसके बाद उन्होंने अलविदा कह दिया जिंदगी को, और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुजूम सा उमड़ पड़ा है उनके आखिरी दर्शन करने के लिए, इसलिए बैरिकेड लगाए गए हैं ताकि जो लोग उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं उस बैरिकेड से आम लोग भी पहुंचे, अपनी अंतिम श्रद्धांजलि उनको दें। उनके परिवार वालों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है बैठने के लिए, और चारों तरफ उनकी शौर्य गाथा की चर्चा है। भारत माता के जय के जयकारे लग रहे हैं। आज पूरे राजकीय और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तिरंगे में लपटा हुआ ये पार्थिव शरीर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का, उन्हें अंतिम विदाई अब से थोड़ी देर में दी जाएगी। वरुण जी को रहेगा।